अष्ट धातु से बनी तोप है, पोर्तुगीज सिंबल है वो यहाँ पर कुछ ये बनाए हुए इस तरीके से। चलाता रहे, पेट्रोल नहीं है लेकिन उतना। जैसा कि हम इस वक्त सौराष्ट्र टूर कर रहे हैं और इस वक्त हम हैं दीव में, और आज हमने यहाँ पर पूरा दिन दीव में बिताएंगे। आज दीव में घूमने के लिए हम लोगों ने स्कूटी हायर कर ली है। दीव अगर आप घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं, या तो आप यहाँ पे गाड़ी पहले से आप लेके आएँ सोमनाथ या गिर साइड से, और अगर आप ऑटो बुक करके घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो में 800 रुपीज़ का चार्ज पड़ता है, जिसमें आपको सिर्फ 3 घंटे घूमने के लिए दिए जाते हैं। वहीं अगर आप रेंटल स्कूटी लेते हैं तो आपको 500 रुपये पर डे का लगता है, उसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक का समय दिया जाता है। और अभी इस वक्त मैं जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ ये है घोघला सी बीच जाने का रास्ता, जो आपका मेन दीव के बस स्टैंड से घोघला बीच को जाता है। रास्ता हम कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। और इस वक्त जो आप पूरा सी मेरे सामने देख रहे हैं ये है अरेबियन सी, अरब सागर। सीधे सीधे हमको इस तरफ से चल के जाना है और हम पहुंचेंगे यहाँ से सीधे घोघला बीच। और आज की हमारी स्कूटी जो रेंटल है इसके हमारे ड्राइवर नीरज हैं साथ में। काफ़ी कोशिश करने में लगभग आधे घंटे 40 मिनट की कोशिश करने के बाद हमको स्कूटी रेंटल मिल गई और हम घूमने निकले हैं दीव के लिए। तो आज जो भी प्लेसेस रहेंगी सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। घोघला सी बीच जाते समय आपको रास्ते में एक ऐसा पॉइंट भी मिलेगा, हर जगह आपको यहाँ पर कोने में बिल्कुल काई दिखेगी और पत्थर वगैरह दिखेंगे मतलब, और समुद्र आपको थोड़ा पीछे ही देखने में मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा अंदर जाके फ़ोटो वगैरह करनी है तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है आपका फ़ोटो वगैरह करने के लिए। लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा जैसे गंदगी वगैरह थोड़ा ज़्यादा है, तो उस वजह से मुझे अच्छा पॉइंट उतना भी नहीं लग रहा। जैसा कि आप जानते हैं दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी है। दमन आपका सूरत से नियर बाई डिस्टेंस पे पड़ता है और दीव आपका सोमनाथ के नियर है। आज हम सोमनाथ से चले और तकरीबन 100 किलोमीटर का हमने सफ़र तय किया और हम दीव पहुँचे। अगर आप दीव से दमन का डिस्टेंस बात करें तो लगभग 650 किलोमीटर से ऊपर का ही डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको दमन जाना है तो इसके लिए आपको सूरत जाना पड़ेगा। दीव आना चाहते हैं तो इसके लिए आप या तो सासन गिर आ सकते हैं या तो सोमनाथ आ सकते हैं, और यहाँ से आप ये डिस्टेंस बाई रोड ट्रैवल करके आप दीव पहुँच सकते हैं। सागर की लहरें भी बिल्कुल कैसे मैं हल्का सा पानी को छू के जा रही हैं। और देखो मैं यहाँ भी जैसे हल्का सा पैर रखे मैंने और हटाता हूँ तो ये देखो पैरों के निशान छप गए। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो मेरे ख्याल से बाकी बीचेस पे भी होना चाहिए लेकिन हमको नहीं मिलता है। और देखो कितनी मतलब हल्की हल्की लहरें हैं यहाँ पर, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है जैसे बाकी जगह होता है ना। अरेबियन सी में जब गोवा चले जाओ, केरल चले जाओ या सोमनाथ बीच हमने देखा तो यहाँ तक की लहरें थी, लेकिन यहाँ पर एक ही सागर की लहरें मतलब पीछे तो तेज़ हैं लेकिन आगे जो है बिल्कुल हल्की हो जाती है, यहाँ तक बिल्कुल आपके पैरों को छू के जाती है। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ पर जो हमको भी घोघला बीच पर करने को मिल रहा है। बाकी ऐसा है कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत समय हम बिताएंगे और उसके बाद यहाँ से आगे फोर्ट की तरफ जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है ना, जैसे कोई भी वाटर एक्टिविटी जैसे बोट में जाना है, बनाना राइड कुछ करनी है, सामने जो घोघला बीच की मेन एंट्रेंस उस तरफ में है और वहाँ पे देखोगे आप काफ़ी सारे बोट वगैरह वहाँ पर है। तो बोट राइड, बनाना राइड ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं मतलब कोई एनिमल भी आपको नहीं दिखेगा जैसे हॉर्स, कैमल। गंदगी बिल्कुल नहीं है इस बीच पे। और गुजरात का ये वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि ऐसा बीच है जो ब्लू फ्लैग बीच की कैटेगरी में आता है। ब्लू फ्लैग बीच वो होते हैं जिनके लिए कुछ पैरामीटर सेट किए होते हैं, जो उन पैरामीटर को फॉलो करते हैं उनको ब्लू फ्लैग का टाइटल दिया
जाता है। तो घोघला बीच भी उन्हीं में से एक अप्रूव फ्लैग बीच की कैटेगरी में आता है। बाकी काफ़ी शांति है यहाँ पर, और इतनी शांति में अरब सागर की ये जो लहरें हैं ना, यहाँ पे खड़े होकर अपने आप में एक्सपीरियंस ऐसा मिल रहा है जिसको मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप दीव घूमने आ रहे हैं तो कह सकते कि घोघला बीच आप ज़रूर आइए। एक अच्छा और वन लाइफ टाइम का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी इस दीव फोर्ट पहुँच चुके हैं। अभी तो फोर्ट के अंदर एंट्री मैंने नहीं करी है, बस जो यहाँ एक ही जगह थी यहीं पर बैठे हैं। पहले तो क्या होता था कि 2-3 साल पहले फोर्ट में आपकी कोई भी टिकट नहीं लगती थी, आप बस फोर्ट विज़िट कीजिए और बाहर आ जाइए। लेकिन अब यहाँ पर 100 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट लगती है। यहाँ पर कुछ देर बैठे हैं अभी, और अंदर जाने से पहले मैं सोचा इस जगह के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिटेल शेयर कर दें। आप जो मेरे सामने फोर्ट देख रहे हैं इसका नाम है दीव फोर्ट। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं सब तरफ आपको समुद्र दिखाई दे रहा है। और कुछ देर पहले अभी हम जिस बीच पे गए थे, पोर्तुगीज़ यहाँ पर बोट लेके आया करते थे। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र वो तय करके यहाँ पहुँचते थे, और ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस हुआ करता था। यहाँ से वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे दीव में। और जैसा कि दीव आज़ाद होने से पहले पोर्तुगीज़ के अंडर था, तो ये जो फोर्ट है यहाँ पर पोर्तुगीज़ अपना जो उनका अन्न भंडारण है वो यहाँ पर किया करते थे। तो बोट से बीच से यहाँ पे आते थे, और जितना भी उनका अन्न भंडारण का सामान था वो यहाँ पर इकट्ठा करते थे और अपना एडमिनिस्ट्रेशन पावर यहाँ चलाते थे और यहाँ से वापस चले जाया करते थे। तो अभी जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं सब तरफ यहाँ पर आपको अरब सागर दिखाई दे रहा है। दीव एक बेसिकली आइलैंड है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो आप यहाँ से सोमनाथ जी पहुँच जाएंगे, और राइट साइड जाएंगे तो आप भावनगर पहुंच जाएंगे। अब हम फोर्ट के अंदर विज़िट करने जाएंगे। 100 रुपीज़ जैसे कि यहाँ पर पर्सन की टिकट है, और अंदर फोर्ट में जो भी चीज़ें देखेंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ की जो भी जानकारियाँ हैं फोर्ट से रिलेटेड, और भी अगर कुछ हमें अंदर एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है तो आपके साथ शेयर करेंगे। दीव फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, और अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये यहाँ का जेटी पॉइंट है। तो क्या होता था कि पहले के समय पोर्तुगीज़ जब बीच साइड से जब बोट लेके आते थे वो इसी जगह अपनी बोट रोकते थे, और यहीं से फिर अंदर फोर्ट के अंदर एंट्री करते थे। जैसा आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 तोपें लगी हुई हैं, सैनिक यहाँ से आक्रमण कर सके सामने दुश्मन की सेना पर, इसलिए यहाँ पर ये 2 तोपें आपको पोर्तुगीज़ के टाइम की ही हैं। ये रैंप फोर्ट में ऊपर घोड़ों के चलने के लिए बनाया हुआ है। तो 2 पत्थर के ये पिलर टाइप के बनाए हैं। तो इससे देख के पता चलता है कि पुर्तगाली सैनिक जब घोड़ों से चढ़ के ऊपर आते थे तो घोड़ों को वो इसी जगह बांध दिया करते थे, और यहाँ से फिर ऊपर फोर्ट पे जाते थे। तो 2 पिलर्स यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारी आयरन कैनन्स आपको यहाँ पे वॉल के साइड पे लगी मिलेंगी, और सबका फेस जो है फेसिंग सी साइड है। सामने समुद्र की तरफ से कोई दुश्मन अपनी तोप लेके आता है जहाज़ पे और हमला करता है किले की दीवारों पे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यहाँ पर जो आयरन कैनन्स होती है जब हम उसको छूते हैं तो हमको उसके गर्म होने का पता चलता है, लेकिन क्योंकि अष्ट धातु से बनी तोप है, और इसके ऊपर आप देखोगे तो जो पोर्तुगीज़ सिंबल है वो यहाँ पर कुछ ये बनाए हुए इस तरीके से। और जैसा कि यहाँ पर ये इसमें 4 कुंडे बने हुए हैं तोप में, जैसा मैं देख के पता चलता है। तो हो सकता है यहाँ पर इसको बांधने के लिए मोटी मोटी जंजीरों का इस्तेमाल होता रहा हो, और इन जंजीरों को हाथी से या ऊँट वगैरह से बांध के यहाँ ऊपर किले तक पहुँचाते रहे हों। और जो हमने आपको अभी पिलर्स दिखाए उन पिलर्स से फिर उन हाथी और ऊँटों को यहाँ पे बांध दिया जाता है और उनके आराम करने के लिए। तो यहाँ पे कम से कम 7-8 ये अष्ट धातु से बनी तोपें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जहाँ से गोला डाला जाता है ये देखेंगे आप, तो ये हिस्सा अब बंद करके रखा गया ताकि कोई इसमें हाथ वगैरह ना डाले। तो ये कुछ अलग तरीके की देखने के लिए मिलती है, और इसमें कुंडे वगैरह भी काफ़ी बड़े बड़े हैं जो कि हाथी और ऊँट उनको खींच के लाया करते थे। इस तोप का मुंह सीधे सामने समुद्र के इस तरफ है जहाँ से किले में मेन एंट्री होती है। यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कुछ लोग ऊपर वॉच टावर पे खड़े होकर फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ टोटल किले में अभी तक मुझे 4 वॉच टावर देखने के लिए मिले हैं।
तो किले में टोटल 6 वॉच टावर यहाँ पर हैं। एक जो आप मेरे सामने देख रहे हैं और एक वॉच टावर उधर सामने की तरफ है और एक वॉच टावर किले में उस साइड है। इस जगह को देखने से पता चलता है कि शायद ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहा हो। अभी जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये है फोर्ट का कोर्ट रूम। मतलब कह सकते हैं कि जब पोर्तुगीज़ कोई कोर्ट सेशन को करना होता था, किसी कैदी को जेल वगैरह में भेजना होता था, कोई कोर्ट सेशन करके उसको सज़ा वगैरह देनी होती थी, तो इसी कोर्ट रूम का यूज़ करते थे। अंदर से कुछ ऐसा ये कोर्ट रूम है, देख सकते हैं पिलर्स वगैरह लगे हैं। और ये मेन पीछे की जो वॉल है, यहाँ पे इनके जो जज वगैरह होते रहे होंगे उस टाइम इसी जगह बैठते रहे होंगे। और बाकी जो असेंबली है कोर्ट रूम की वो यहाँ पूरे हॉल में लगा करती रही होगी। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कोर्ट का 3rd वॉच टावर है और यहाँ से नीचे पूरा सी व्यू मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे एक आयरन कैनन आपको दिख रही होगी। और यहाँ से जितने भी पुर्तगाली सैनिक है वो समुद्र के दूसरी छोर पर किले की रक्षा किया करते थे। और यहाँ पर काफ़ी सारी आयरन कैनन्स हुआ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ एक देखने के लिए मिली। ये सबसे लंबी आयरन कैनन जो अष्ट धातु से बनी हुई तोप। और यहाँ से जितनी भी दुश्मन सेना है वो किले पे आक्रमण कर सकती थी, इसलिए सबसे लंबी तोप जो है इसको इसी जगह पे रखा गया ताकि यहाँ से आसानी से जो भी दुश्मन यहाँ किले पे हमला करने आए उसके जहाज को यहाँ से तहस नहस किया जा सके। यहाँ से आप समुद्र की लहरें देखेंगे तो कितनी ज़ोर की आ रही हैं और हवा भी बहुत तेज़ है यहाँ पर। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो किले का ये वाला हिस्सा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगभग 6 तोप जो है लगाई हैं। ये इसको इसी जगह पे रखा गया है क्योंकि दुश्मन अगर कहीं से भी हमला करने की सोचेगा सबसे पहले तो किले का यही हिस्सा होगा। इस समय जिस ग्राउंड में हूँ यहाँ पर हमें कुछ पुराने पोर्तुगीज़ टाइम की कुछ अंडरग्राउंड टनल्स देखने के मिली हैं, जिसे आप सुरंग कहते हैं, जो बंकर का भी काम करती है। आप कह सकते हैं कि ये उनके बंकर रहे होंगे या उनकी सुरंग रही होगी, जो लड़ाई के समय एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में पुर्तगालियों को मदद किया करते थे, या कोई भी छुपा हुआ रास्ता जो ऐसा जिसके ज़रिए पुर्तगाली यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकल सके, ऐसा कोई रास्ता वो आपको यहाँ देखने के मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं। सामने दीवार पे आपको लोहे की ये सीढ़ियाँ दिख रही होंगी। इनका पहले इस्तेमाल किया जाता था ऊपर बंकर में नीचे की तरफ जाने के लिए। और नीचे देखो आप, नीचे काफ़ी सारे कमरे से आपको बने दिख रहे होंगे। तो लड़ाई के समय जैसे कि पुर्तगालियों को अगर दुश्मन से छुप के बाहर किले से बाहर निकलना है तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरीके से एक बंकर हमें यहाँ देखने को मिलता है। अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसे दीवार नुमा ये स्ट्रक्चर है इसका। और नीचे देखो तो एक ये कुआं भी बना हुआ है जिसमें लोग पानी वगैरह स्टोर किया करते रहे होंगे अपने पीने के लिए। अभी मैं एक ऐसी प्लेस पर आया हूँ जहाँ मुझे पोर्तुगीज़ एरा की काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। लाइक यहाँ पे फोर्ट में जो पहले के पत्थर रहे होंगे जिनके ऊपर पोर्तुगीज़ स्टाइल में कुछ ना कुछ लिखा रहा होगा, वो मुझे यहाँ देखने मिला है। साथ ही मैं अंदर इस कमरे के अंदर गया तो मुझे एक कैनन बॉल भी देखने को मिली जो तोप के अंदर गोला डाला करते थे। चलिए ये सब चीज़ें आपको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। इधर देखो तो यहाँ ये वैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेनोवेशन का। और कुछ ये पत्थर मुझे देखने को मिलेंगे पे, देखिए पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी ये लाइक जैसे डेंजर का साइन होता है ना, ये वो है। ऐसे यहाँ भी आप देखोगे तो सभी जितने भी पत्थर हैं सब पे पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखा है। और ये देखिए पोर्तुगीज़ जो सिंबल होता है, पोर्तुगीज़ सिंबल, ये वो है। यहाँ पे भी सेम हमें एक पत्थर ये देखने के लिए मिला जिसके ऊपर ये पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये लाइक चर्च है, पोर्तुगीज़ चर्च रहा होगा उस समय का। और ये मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह लग रहे हैं बड़े बड़े।
लाइक ASI जैसे रिसर्च वगैरह करती है। देखिए यहाँ भी है पोर्तुगीज सिंबल में ये कुछ बना हुआ है इसी टाइप से। यहाँ भी एक बड़ा सा पत्थर है, इसमें भी ये पोर्तुगीज सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, कुछ लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। और जैसे मैं आयरन कैनन की बात कर रहा था, तो ये है वो कैनन बॉल, जो तोप के अंदर कैनन बॉल डालते हैं वो है। और ये चर्च के पीछे की मेन वॉल रही होगी कुछ इस तरीके से। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चर्च के अंदर देखने को मिली हैं। पुराने समय का चर्च है, इसके दरवाजे देखिए किस तरीके के हैं। ये दरवाज़ों पे जगह जगह आपको ये कीले मिली हैं देखने को हमें। आइए यहाँ से थोड़ा बाहर चलते हैं दूसरी तरफ। लगभग 40 से 45 मिनट मुझे पूरा फोर्ट विजिट करने में लगा है। यहाँ पर फोर्ट में कुछ ऐसा है, यहाँ पे आने वाला है नहीं, मतलब आप फोर्ट के अंदर आएंगे आपको एक तो पूरी टूटी हुई बिल्डिंग्स जैसी खंडर होते हैं फोर्ट आज के समय में, पुराने फोर्ट्स। लेकिन अगर आप फोर्ट से पूरा अरेबियन सी का व्यू देखना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। बस अभी यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं और हमारा दीव में जो अगला प्लेस होगा देखते हैं, INS म्यूजियम जाएंगे या फिर गंगेश्वर महादेव टेम्पल। जैसे भी रहता है आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या आपने कभी कोई लाइव बैटलशिप इंडियन नेवी की अंदर से देखी है? जी, मैं इस वक्त आया हूँ INS खुखरी मेमोरियल, INS खुखरी म्यूज़ियम आप कह सकते हैं। और ये वही वॉरशिप है जिसको 1971 के वॉर में पाकिस्तान ने डुबो दिया था समुद्र के नीचे, और इसको डीकमीशन करके 26 जनवरी 2022 को दीव को हैंडओवर किया गया था। और आज की डेट में ये यहाँ पे एज अ मेमोरियल रखा गया है। INS खुखरी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में INS खुखरी का इस्तेमाल हुआ था। और दीव से लगभग 65 किलोमीटर दूर 2 इंडियन वॉरशिप INS खुखरी और INS कृपाण वॉर के लिए रेडी थी और आगे वॉर के लिए निकल रही थी, मगर उन लोगों को सही से इस चीज़ का गाइडेंस नहीं था कि आगे अरेबियन सी में जो पाकिस्तान की नेवल शिप थी INS हंगार वो वहाँ पर है, क्योंकि उस समय सोनार सिस्टम भी उतना डेवलप नहीं था। तो INS हंगार ने INS कृपाण के ऊपर फर्स्ट मिसाइल फायर किया, लेकिन INS कृपाण बच गया। और जब दोबारा सेकंड फायर किया INS हंगार ने, तो वो मिसाइल INS खुखरी के ऑयल टैंकर पे लगा और अगले 5 मिनट के अंदर पूरी शिप डूब गई। INS खुखरी के जो कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला जी, उन्होंने जितना हो सका था अपनी तरफ से शिप के अंदर जितने भी क्रू मेंबर थे उन सबको बचाया। उसमें से 18 जो मेन क्रू मेंबर थे और 176 सेलर्स, उन सब की जान चली गई। तो ऐसा फर्स्ट टाइम था इंडियन नेवी के हिस्ट्री में कि कोई इतना बड़ा वॉरशिप पानी में डूब गया हो, जिसके साथ उसका कैप्टन भी पानी के अंदर डूब गया हो। तो जब आप यहाँ पर आए तो INS खुखरी मेमोरियल विज़िट करके यहाँ पर श्रद्धांजलि देने ज़रूर आइएगा। मेमोरियल हमने विज़िट कर लिया है और इसे आप INS खुखरी म्यूज़ियम भी कह सकते हैं। वैसे तो मेमोरियल यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बट हम लोगों ने यहाँ पर विज़िट करना ज़्यादा अच्छे से समझा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि वॉरशिप का बिल्कुल लाइव मॉडल ओरिजिनल वॉरशिप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो अंदर जाके आप चीज़ें समझ सकते हैं कि, और यहाँ जो INS खुखरी है इसके बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अभी इस वक्त हम लोग आए हैं सेंट पॉल्स चर्च, दीव फोर्ट से मात्र कह सकते हैं कि 10 मिनट के वॉकिंग पर होगा। तो चर्च के अंदर जाएंगे और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे और आपके साथ भी इस वीडियो में शेयर करेंगे। चर्च के अंदर हमने विज़िट किया। चर्च के अंदर अलग से कोई भी सेल्फी वगैरह लेना अलाउ नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि यूरोपियन स्टाइल चर्च होते हैं, कुछ वैसा डिज़ाइन यहाँ पर है। चर्च के अंदर का जो आर्किटेक्चर और स्टाइल है वो वाकई काफ़ी काबिल तारीफ़ है। टूरिस्ट जब यहाँ पर विज़िट करते हैं तो फादर से चर्च के बारे में समझते हैं कि चर्च कितना पुराना है, चर्च की क्या हिस्ट्री है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल लेते हैं। और अगर फादर उस वक्त अवेलेबल नहीं होते तो टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट करते हैं और उसके बाद आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमने भी यहाँ पर विज़िट किया और काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये विज़िट। चर्च हम लोगों ने विज़िट कर लिया है। अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो होगा हमारा गंगेश्वर महादेव टेम्पल। वहाँ पहुँच के मैं आपको दोबारा से इस वीडियो में ज्वाइन करता हूँ।
इस वक्त दर्शन करने के लिए हम आए हैं श्री गंगेश्वर महादेव और यह मंदिर आपका बिल्कुल सागर किनारे स्थित है और दर्शन हमने कर लिए हैं। इस स्थान से जुड़ा महत्व और यहाँ की जो कथा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर 5 शिवलिंग स्थापित है और यह 5 शिवलिंग लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं। जब हाई टाइड का समय होता है तब समुद्र का जल जहाज से निकल के अंदर यहाँ ऊपर तक आता है और 5 शिवलिंग का अभिषेक करता है। लेकिन जैसा आप अभी यहाँ देखेंगे लो टाइड का समय है और पानी भी यहाँ पे ज़्यादा ऊपर तक नहीं है, बस यहाँ पे नीचे के लेवल तक है। तो इसी वजह से जब आप यहाँ दर्शन करने आएंगे सिर्फ हाई टाइड के समय ही आप शिवलिंग का अभिषेक होते हुए देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं बाहर की तरफ और वहाँ से मैं आपको पूरा समुद्र दर्शन कराऊंगा, अरब सागर। जैसा कि आपको पता है हम अभी दर्शन करने आते हैं श्री गंगेश्वर महादेव टेम्पल के। तो हमें ये कि भैया मिले हैं, इनका नाम है राकेश छेत्री और ये त्रिपुरा से हैं। आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताओ। हर हर महादेव। तो मेरा नाम राकेश, मैं यात्रा करूँ 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और इसमें से उत्तराखंड का 4 धाम हो गया, पंच केदारनाथ हो गया, अभी 12 ज्योतिर्लिंग में मेरा 3 ज्योतिर्लिंग हो गए। भारत में जितने भी मंदिर हुआ सब मंदिरों का दर्शन भी करने जा रहा हूँ। इस वजह से शक्तिपीठ भी मैं कवर कर रहा हूँ। 51 शक्तिपीठ भी पूरे हुआ। हाँ, भारत में मान लो जितने भी मंदिर है सब मंदिर, इसमें से शक्तिपीठ भी आ रहा है, तो शक्तिपीठ भी मैं करने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ वगैरह बनाया है। भारत में जितने भी नागरिकों को मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, नशा मुक्त भारत, क्योंकि नशा एक बुरी चीज़ है। आप नशे से थोड़ा दूरी बना रखना प्लीज़, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से। जो आपने कौन कौन से केदारनाथ हो गया, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ हो गया, 3 हो चुके हैं, बाकी अभी आपके बचे हैं। हाँ, बाकी बचे हैं। और इधर से मैं द्वारका, बेट द्वारका इधर पूरा हो गया मेरा। तो अभी आप फिर जैसा आपने सोमनाथ दर्शन किया, उसके बाद कहाँ जाने वाले हो? अभी जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश में जो कि ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर है। तो काफ़ी अच्छा लगा इन भैया से बात करके। और जैसा आप देखोगे साइकिल पर पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सबकी यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो संपूर्ण भारतवर्ष की धार्मिक यात्रा है ये अच्छे से पूरी हो। शाम का समय हो गया है और देख सकते हैं पूरी तरह अंधेरा है और अभी इस वक्त हम नागवा बीच पहुंचे हैं। ये है बीच जाने की मेन रोड और यहाँ आपको काफ़ी सारे मल्टी क्यूज़ाइन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे और 2 स्टार से लेकर 5 स्टार होटल भी आपको यहाँ पर स्टे के लिए मिल जाते हैं। चाहे होटल हो, चाहे रिजॉर्ट्स हो, अपार्टमेंट्स, इस टाइप से आपको सब यहाँ पर स्टे के लिए मिल जाता है। और ये पूरी नागवा बीच रोड और जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी होटल्स, रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ शाम के समय आपको सभी पे लाइटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। ठीक सामने ही यहाँ पर ये नागवा बीच की एंट्रेंस है। दोपहर के समय आप यहाँ पर आएंगे, दोपहर में और शाम के समय, तो आप यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई भी वाटर एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी दीव में एक और फेमस बीच है जिसका नाम है चक्र तीर्थ बीच। इसलिए लोग जो है यहाँ पर नागवा बीच पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के भी ऑप्शन लोगों को मिल जाते हैं। तो अगर आप दीव घूमने आ रहे हैं तो आप अपने पास 2 बीच रख सकते हैं, घोघला बीच और नागवा सी बीच। तो घोघला बीच तो आप लगभग आप 10-12 मिनट तक के लिए स्पेंड कीजिए और उसके बाद आप शाम होने से पहले सनसेट से पहले आप यहाँ नागवा बीच आ जाए। यहाँ पे नाश्ता पानी करके रात में खाना वगैरह खा के आप वापस जहाँ पे भी आपने स्टे लिया वहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। तो वही था कि हमको आने में थोड़ा लेट हो गया और सनसेट के बाद आप देख सकते हैं अभी जो यहाँ पर नागवा सी बीच में जो नाइट व्यू आ रहा है ना। आज तक हमने जितने भी सी बीच विज़िट किए हैं उनमें नागवा सी बीच फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा बीच देखा है जहाँ पे आपको इसे बड़े बड़े गड्ढे आपको यहाँ पे सी बीच पे देखने के लिए मिलेंगे। पूरे पे आप देखेंगे तो ये पत्थरों से बनाया हुआ एरिया है। ये यहाँ की फर्श पूरी पत्थरों से बनाई हुई है। यहाँ पे आपको समुद्री रेत का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखेगा। और ये देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे शायद ही
किसी सी बीच पर देखे हो इससे पहले। पूरे सी बीच में इसी टाइप से है। रात का डिनर करने के लिए हम नागवा बीच के पास एक रेस्टोरेंट है, गंगा सागर फैमिली रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं रात का डिनर के लिए अपना, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। अब दीव बस स्टैंड के पास जाएं, वहाँ रेस्टोरेंट ढूंढे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप खाना तो नॉनवेज भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कि अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो, क्योंकि दीव में प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि सी कोस्ट एरिया है। पर एक हमने ये फुल दाल फ्राई लिया है, ये है प्लेन दाल फ्राई, चाहो तो दाल तड़का भी ले सकते हो। और साथ में रोटियों में ये प्लेन तंदूरी रोटी और साथ में बटर नान। तो ये है हमारा रात का डिनर रहेगा। आज हल्का ही खा रहे हैं हम, ज़्यादा सब्जी वगैरह भी हमने आज लिया नहीं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है और मसाला वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, बाकी टेस्ट काफ़ी लाजवाब है। और नान काफ़ी सॉफ्ट है, जैसा लाइक पंजाबी नान हम पंजाबी ढाबों में हम खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट यहाँ पे खाने में आ रहा है, पंजाबी टेस्ट। दीव में हमारा डे काफ़ी अच्छा रहा। वैसे तो ये था कि हम मॉर्निंग में जब बस से आए थे तो टूर स्टार्ट करते करते दोपहर का 1:30 बज गया था, इस वजह से इतना डिले हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप दीव घूमने आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग में 8-9 बजे टूर स्टार्ट कर सकते हैं, शाम को या दोपहर के 2-2:30 बजे तक आपका पूरा दीव कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा आपको 2-3 दिन यहाँ दीव में बिताने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन भी आपके लिए हाफ एंड डे आपके लिए सफिशिएंट है। अभी के लिए इस वीडियो को करते ख़त्म। टाटा बाय बाय, नमस्कार।